विद्यार्थियों, आप सबका अपने कोचिंग पढ़ने में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 की गणित। इसमें चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले प्रश्नमाला की ओर बढ़ने से पहले हम उसकी मूलभूत जो बेसिक है, आधार है, उस पर चर्चा करेंगे। तो देखो, आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, भाज्य कौन सी है, अभाज्य कौन सी है, प्राकृत परमेय कौन सी है, अप्रमेय कौन सी है, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, शांत अशांत, अशांत में भी अनवसानी आवर्ती होती है, एक होती है अनवसानी अनावर्ती, आवर्ती और अनावर्ती की बात करेंगे। तो हम प्रश्नावली पर बढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं होती है जो प्रकृति की वस्तुएं गिनने के काम आए। तो प्रकृति की वस्तुएं गिनने के लिए हमें एक से शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे एक पेड़, एक कुर्सी, जो भी वस्तुएं, उसकी शुरुआत एक से ही गिनती होती है। तो हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कि 0 कुर्सियाँ, नहीं बोलते ना। तो फिर 0 को हम शामिल नहीं करते प्राकृत संख्याओं। इसीलिए नहीं करते क्योंकि प्रकृति में जो वस्तुएं होती है वो उनकी शुरुआत एक से होती है। तो हम बोल सकते हैं प्रकृति से प्राप्त जो गिनने योग्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे मैं बात करूं 1, 2, 3 अनंत तक चलेगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या को हम डब्ल्यू दर्शाते हैं और प्राकृत को एन से, नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से दर्शाते हैं। पूर्ण संख्या में क्या होता है, 0 को शामिल कर लिया जाता है। जैसे प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाता है। 0, 1, 2 डैश 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 अनंत तक चलेगी। तो यहाँ पर क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें 0 को भी काउंट करना पड़ रहा है साथ में। जब हमारे पास बैंक खाता होता है और हमारे बैंक में जमा राशि 5,000 रुपये, और हम गए एक दिन और 5,000 रुपये के पूरे निकाल लिए, तो अब शेष को दर्शाने के लिए क्या हम कोई संख्या यूज़ कर सकते हैं। 5,000 थे, 5,000 निकलवा लिए, तो इसके लिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ी ना। शेष क्या बचा, 0। तो ये दर्शाने के लिए हमें पूर्ण, ये तो एक एग्जाम्पल है, कोई बैंक में जरूरी थोड़ी है ना। तो 0 भी काउंटिंग में काम आने लगा। तो हमें पूर्ण संख्या में हम प्राकृत को मिला के 0 को भी ऐड कर लिया है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखो, जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी दर्शा देते हैं, तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। जैसे ये तो थी 0, 1, 2, 3, ये तो पूर्ण संख्या थी। इसमें हम शामिल कर लेते हैं माइनस की संख्या, -1, -2, इधर भी अनंत तक। देखो जैसे यहाँ पर दो दो तरह की ऋणात्मक और धनात्मक यहाँ बोल सकते हैं। धनात्मक, पहले तो ये ऋणात्मक हो जाएगी और ये धनात्मक, 0 से इधर वाली धनात्मक और 0 से इधर वाली ऋणात्मक संख्याएं हो जाती है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और यहाँ धनात्मक पूर्णांक। अब बात करते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। भाज्य और अभाज्य संख्या समझने के लिए ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अभाज्य संख्या एक से बड़ी प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्याएं जो एक से बड़ी है ना, बड़ी होती है, इन प्राकृत संख्या काम में लेते हैं, लेकिन एक से बड़ी, क्योंकि एक को ना तो भाज्य में सम्मिलित किया गया और ना ही अभाज्य में सम्मिलित किया गया। ये एक स्वतंत्र है, ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। तो एक से बड़ी प्राकृत बड़ी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। जैसे मैं बोल दूं 7 है, तो 7 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणा 7। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें 1 का भाग जाएगा या फिर स्वयं का भाग जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि प्राकृत संख्या विभाजित नहीं होती है, लेकिन एक और है, केवल 2 गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो स्वयं और एक खुद। तो इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। और भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक गुणनखंड संभव है। जैसे 2 से अधिक गुणनखंड संभव,
2 से अधिक गुणनखंड संभव हो सकते हैं। जैसे मैं संख्या ले ली कोई 10, 10 को मैं 1 गुणा 10 भी लिख सकता हूँ। 10 को मैं 1 गुणा 5 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। 10 को मैं 5 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ। 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। तो हमारी 7 अभाज्य और 10 भाज्य संख्या। अब बात करते हैं हम परमेय और अपरिमेय संख्या। परमेय और अपरिमेय संख्या सामान्य सी भाषा में बोले तो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और ये P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके। लेकिन ये तो बच्चों वाली परिभाषा होगी, और P और Q पूर्णांक हो, Q है वो 0 के बराबर नहीं हो, क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, अनंत पर चले जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या भाग देते हो 0 को तो क्या हो जाता है, अनंत को दर्शाता है। तो ये तो बच्चों वाली परिभाषा होगी जो हमें 6ठी 7वीं में बताया जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं थम जाती है, रुक जाती है। बात करेंगे ये निर्भर करता है दशमलव प्रसार पर, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर। तो ये जानने के लिए हमें दशमलव प्रसार को जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, जैसे मैं उदाहरण दूँ तो 1/2, 1/2 की परफेक्ट वैल्यू है 0.5, यह है परफेक्ट वैल्यू। तो P/Q के रूप में तो क्या है, परमेय संख्या। अब बात करते हैं अनवसानी आवर्ती, या बोल लूँ तो अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, अशांत और आवर्ती, आवर्ती का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार संख्या आयु दशमलव के बाद। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूँ 1.3, 1/3। तो ये मैं बोल दूँ यह परमेय संख्या, बिल्कुल परमेय संख्या P/Q के रूप में। यहाँ पर देखो इसका आ जाएगा, मान आ जाएगा, भाग दे दो 0 भाग देकर देख लो 0.333। हर बार देखो 3, हर बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति है 3 की, 3 चलता रहेगा। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3 बार का मतलब ये आवृत्ति को दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और जिसका अनवसानी आवर्ती संभव हो या हो। अब बात करते हैं अनवसानी का मतलब होता है अशांत, यहाँ भी अशांति। अनावर्ती, यहाँ देखो, अब मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे पाई की वैल्यू ले लेता हूँ। पाई को क्या बात करते हैं अनवसानी अनावर्ती या बोल दूँ अशांत अनावर्ती। यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूँ √2, √3, √5। रूट में वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर अगर √4 होती तो हम उसको परमेय बोलते, क्यों, √4 का वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू 2 होती है। तो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं ना, तो वो परमेय हो जाएगी। लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है 2, 3, 5 रूट में, तो वो क्या होती है, अशांत अनावर्ती, और इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। P/Q के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते परफेक्ट वैल्यू। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो ये तो 2 में निपट जाएगा। √2 की वैल्यू होती है 1.4142। यहाँ पर अनावर्ती होगी, दशमलव के बाद अंकों की अनावर्ती होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फिर से घूमकर इतना ही आ जाएगा, नहीं, संख्या बदलती रहेगी, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 7, 6, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर तो पॉइंट के बाद ऐसा भी हो सकता है कि 3, 4, 5, तो ये हो गया, फिर से 3, 4, 5, तो ये क्या हो जाएगी, फिर से हो जाएगा 3, 4, 5, ऐसे चलती रहेगी। तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.345 बार। तो बार में लिखी जाने वाली संख्या अशांत आवर्ती वाली होती है, इसको हम परमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन इन अंकों का क्या, यहाँ पर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखो 1.73, तो यहाँ पर फिर से रिपीट नहीं होगा। यहाँ पर अंक है वो ऐसे नहीं, रिपीट एक क्रम नहीं बनेगा। जैसे 7, 3, 2 आ गया, फिर से 7, 3, 2, ये कहीं भी रुकने का नाम नहीं लेगा, अनंत तक चलता जाएगा। 3, 2, हर बार अंक है वो बदल के आता रहेगा। तो इस प्रकार हम इसको
ए पर में संख्या बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बेसिक पर चर्चा की है, प्रश्नावली पर बढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप अगर संतुष्ट हैं पढ़ने से इस वीडियो से तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट वीडियो की वो आपको मिलती रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बताई हुई बातें समझाई हुई समझ ज़रूर आई होगी। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। पूरा देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आप अकेले में बैठ कर देखा करो, तभी आप संभव है कि आपसे सीख पाएंगे। अन्यथा ऐसे आधा वीडियो देख लिया फिर जची कि मैं गेम देख लूँ, अन्य वीडियो देख लूँ, तो आपका ध्यान भटकाएगा। देखना है तो कम्प्लीटली देखो। ठीक है, चलो।